औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टेज पे तशरीफ फरमा हमारे तालुका प्रेसिडेंट इरफान शेख साहब, वर्किंग प्रेसिडेंट सोहेल खान साहब, जॉइंट सेक्रेटरी तबरेज़ निज़ामी साहब, महिला की तालुका प्रेसिडेंट नसरीन आपा, यूथ के प्रेसिडेंट इफ़हाम भाई, वार्ड प्रेसिडेंट आसिफ भाई, इज़्ज़त माब, उलमा इकराम, सामने खड़ी जिंदा दिल अवाम, अस्सलामु अलैकुम, जय भीम, जय भीम। आप लोगों के मन में बहुत डाउट चलता होगा जब हम लोग ये नारा देते हैं जय भीम जय भीम, तो डाउट चलता है ना। लेकिन बाखुदा गोवंडी के रोड नंबर 5 से मैं आपको फ्यूचर बताता हूं इंशाअल्लाह। ये हमारा कयास है, एनालिसिस है कि आने वाला वक्त भारत देश के अंदर मुसलमान और दलित भाइयों का मिलकर होगा। इसीलिए ये नारा जोरदार बुलंद करो ताकि जितनी फासिस्ट ताकतें हैं उनको डर लगना चाहिए जब मुस्लिम और दलित भाई एक स्टेज पर आएंगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, उसी संविधान ने हमें राइट्स दिया है कि हम इस देश के अंदर मुसलमान रहें। आर्टिकल 25, 26, 27, 28 राइट टू रिलीजन फंडामेंटल राइट्स है। आप मुसलमान रह सकते हैं, इस्लाम को प्रोपोगेट भी कर सकते हैं, जिस फॉर्म में मना नहीं किया गया उस फॉर्म में आप प्रोपोगेट भी कर सकते हैं, फैला भी सकते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज परफॉर्म भी कर सकते हैं, फेथ भी रख सकते हैं और उसको जाहिर भी कर सकते हैं। ये सारे राइट्स आपको हिंदुस्तान की सरजमीन में किसने दिया? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने। ये एक हमारे लीडर हैं, इनको हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लीडर असदुद्दीन ओवैसी मानते हैं और हम तमाम मजलिस वाले जो स्टेज पे बैठे हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को इस देश का सबसे बड़ा लीडर मानते हैं और आगे भी मानते रहेंगे। अब मैं आपको गोवंडी लेकर आऊंगा, लेकिन थोड़ी सी हिस्ट्री के बाद। सन 1600 में विलियम हॉकिंस नाम का एक अंग्रेज ब्रिटिश हिंदुस्तान आया था और हिंदुस्तान के अंदर मुगलिया सल्तनत थी। जहांगीर बादशाह उस वक्त के बादशाह थे जो अपनी अहलिया से पूछकर सारा डिसीजन लिया करते थे। आप गौर से सुनिएगा और गोवंडी में किस तरह से वो कनेक्ट होता है वो समझिएगा। अपनी अहलिया से पूछकर सारा फैसला लिया करते थे। विलियम हॉकिंस को बिजनेस ट्रेड करने का लाइसेंस देना चाहिए, उनको अलाउ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उनकी बेगम ने कहा कि दे दीजिए, इन्होंने दे दिया और धीरे 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 ट्रेड करते करते अंग्रेज हमें पर राज करने लगे। और 1947 में गांधी जी ने, जो आजादी के लीडर हैं, फादर ऑफ द नेशन, उन्होंने अंग्रेजों को भगाया। उनकी कद काठी जानते हैं आप कैसी थी? पतले दुबले, बहुत ज्यादा उनकी हाइट नहीं थी, लंबाई चौड़ाई नहीं थी, पतले दुबले थे, लेकिन वो वकील थे। क्या थे? वकील थे। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर क्या थे? वो भी वकील थे। और मजलिस के स्टेज पर आपको दिख रहे हैं 6-7 वकील बैठे हुए हैं। तो बाबा साहब, गांधी जी, और तीसरा बताता हूं, गुस्सा भी बहुत आता है इन लोगों को, भगत सिंह। ये मजलिस के अंदर तीनों सिफत आपको नजर आएगी। अगर आप कानूनी दांव पेच खेलोगे तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस तरह से हमें सिखाया है
कानूनी दांवपेच में रहकर उससे हम आपको मात देंगे। और गांधी जी ने बताया कि सड़कें सुनसान नहीं करना है, आपको हमेशा प्रोटेस्ट का मार्ग अपनाना है। वही प्रोटेस्ट का मार्ग हमेशा मैं अपनाता हूं। और उसके बाद अगर सरकारों की आंख नहीं खुले तो जिनको धमाके की जरूरत, जिनको जागने की जरूरत होती, जो नींद का बहाना करके सो रहे हो, तो उनको धमाके की जरूरत होती है। और वो धमाका करना भी हमें किसने सिखाया? भगत सिंह ने सिखाया। तो हम यहां पर कोई बॉम्ब का धमाका तो नहीं करेंगे, लेकिन जनता को जगाकर रोड पर लाकर धमाका और तमाशा दोनों करना जानते हैं। और गोवंडी के अंदर यह होता है, इसलिए आज सोते हुई सत्ता की आंख खुल गई। और इसका पूरा का पूरा क्रेडिट, पूरी की पूरी जिम्मेदारी आपने लेनी चाहिए। अगर आप नहीं होते विधानसभा इलेक्शन में, 42,000 वोट नहीं दिए होते, तो आज गली गली, नगर नगर, कूचे कूचे आपका एमएलए आपको नजर नहीं आता। एसी की गाड़ी में बैठकर आता, एसी के ऑफिस में बैठता और वापस एसी में जाकर सो जाता। नहीं, नारों से कोई आगे नहीं बढ़ता दोस्त। आगे बढ़ाने के लिए वोट देना पड़ता है। और खटाखट जिस दिन जिस मशीन में वोट गिरेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। डेमोक्रेसी के अंदर सर मायने नहीं रखते हैं, वोट्स मायने रखते हैं। मुसलमानों, आप इस बात को बगौर सुनिए भी, समझिए भी, अमल भी कीजिए कि आपकी अपनी जमात है, इसको वोट करना है। सिर्फ सुनकर नहीं चले जाना, वोट में तब्दील होना चाहिए। अब मैंने स्टार्ट किया था सन 1600 से। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भारत देश के ऊपर राज कैसे किया? उनकी एक पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। 2009 में भी एक अंग्रेज आया था गोवंडी में। अब समझ रहे हैं मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं? हाँ, इंडियन अंग्रेज खूब सारे पैसे कमाए। गोवंडी की जनता को हमेशा यह कहा, अबे चल, तेरा काम नहीं करेंगे, मैं ऑफिस में बैठा हूं। ऐसे कई लोग शिकायत करते हैं आकर मेरे पास कि ऑफिस में गए थे, बोले साहब गटर भर गई। तो बोले मैं क्या गटर साफ करने के लिए बैठा हूं? हाँ साहब, आप गटर साफ करने के लिए बैठे हैं। और अगर आप नहीं करेंगे, जिस दिन गटर में मैं हाथ डालूंगा फिर आप आगे साफ करने लगेंगे। तो जनता की सुनिए, कीजिए। उस अंग्रेज ने, हिंदुस्तानी अंग्रेज ने आपके बीच में भी फूट डाला, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाकर राज करता रहा 2009 से लेकर 2024 तक। आप कहोगे तो फिर जीत गया वो शख्स, फिर जीत गया। जीत तो गए, लेकिन 2024 से 29 आप राज नहीं करोगे, काम करोगे। ये डेमोक्रेसी का पावर है कि अपोजिशन अगर मजबूत हो तो जीता हुआ लीडर कितना भी पावरफुल हो, चाहे वो अबू हाशिम आजमी हो, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, अगर अपोजिशन मजबूत है तो उनको सड़क पर उतर के काम करना पड़ेगा। यही खूबसूरती संविधान की डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में रखा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या बेबुनियाद बात करने लगे सर यहाँ पर आके। पढ़े लिखे सुने हैं कि पढ़े लिखे हैं, है ना, एमए किए हैं, एलएलबी किए हैं, क्या बेबुनियाद बात कर रहे हैं। डिवाइड एंड रूल कैसे किए, मैं बताता हूं कैसे किए। सुल्तानपुर वालों को सुल्तानपुर वालों से लड़ा दिया। लड़ाया नहीं लड़ाया, लड़ाया नहीं लड़ाया, सुल्तानपुर वालों को फतेहपुर वालों से लड़ा दिया, फतेहपुर वालों को आजमगढ़ वालों से लड़ा दिया, उत्तर प्रदेश से दिल भर गया, बिहार वालों से लड़ा दिया। और पता है वो शख्स, उस शख्स का नारा क्या है? जिनको मुस्लिम लीडरशिप चाहिए वो पाकिस्तान चले जाए। बोलो, बोलते हैं कि नहीं बोलते? मैं कोई इल्जाम नहीं लगाऊंगा, जो हकीकत है वही बयान करूंगा। बोलते हैं ना, जिनको मुस्लिम लीडरशिप चाहिए वो कहां चले जाए? पाकिस्तान चले जाए। और जब इलेक्शन आता है तो क्या बोलते हैं? एक मुसलमान लीडर है, विधानसभा में आपकी आवाज उठाएगा, जिता दो, है ना। अब इसको गोवंडी की भाषा में बोलूंगा तो अब शब्दी हो जाएगी, बोलता नहीं हो, आप खुद समझ लो इसको क्या बोलते हैं। जिसको मुस्लिम लीडर चाहिए पाकिस्तान चले जाओ, इस तरह का नारा। उसके बाद साहब ये बोलते हैं, भैया अभी जगह जगह पर स्टेज लग रहे हैं, ये भी हमने सिखाया, करवा रहे हैं, वरना पूरा माल जो आपका मारे ना, चाली नली गटर रोड स्कूल
मदरसे, इन सब का जो कमीशन मारे, सब बाहर बाहर घर खरीद के वहां पर बैंक बैलेंस में रखे हुए हैं, वो सब निकलवा रहे हैं, हम लोग निकलवाएंगे। क्या नारा दे रहे हैं स्टेज लगा लगा के सब जगह, सब सुने रहोगे आप लोग कि अब एक लोग आए हैं, एक जमात, एक पार्टी आई है जो मुसलमानों को वर्गला रही है। किस नाम पर? तेरा मेरा रिश्ता क्या, हाँ, अल्लाह और रसूल के नाम पर वर्गला रही है। तो ये इनका खुला खुला दोगलापन है। इलेक्शन में आकर मुसलमान हूं मुसलमान हूं मुसलमान हूं वोट मांगते हैं, इलेक्शन के खत्म होने के बाद, जीतने के बाद बोलते जिनको मुस्लिम लीडरशिप चाहिए वो चले जाए पाकिस्तान, और उसके बाद जगह जगह पर अब कॉरपोरेशन इलेक्शन आया तो बोल रहे हैं कि मुस्लिम और मुसलमानों के जज्बातों को नारे लगाकर भड़काया जा रहा है। तो आप ये बात से अंदाजा लगाइए कि बीजेपी का दिल अपने सीने में कौन रख रहा है। वो जो अंग्रेजों की तरह कभी सुल्तानपुर वालों को बांट रहा है, कभी आजमगढ़ वालों को बांट रहा है, कभी गोंडा बस्ती के नाम पर, कभी उत्तर प्रदेश के नाम पर, कभी बिहार के नाम पर, ये बांटने की 2009 से 24 तक राजनीति चली। लेकिन आपके बीच में अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस आई, सुल्तानपुर को भी एक, आजमगढ़ को भी एक, बस्ती गोंडा को भी एक, फतेहपुर को भी एक, महाराष्ट्र को भी एक, और एक नारा देके तमाम मुसलमानों को एक करने का काम किया। और वो नारा क्या है? तेरा मेरा रिश्ता क्या। अरे तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इससे भी उनको साहब को तकलीफ हो गई है ना। आप समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए। हर दाढ़ी टोपी वाला मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आपका मुसलमानों का हमदर्द नहीं हो सकता। किसी ने बहुत पैसे कमाए हैं और जब ईडी पीछे लगी तो मुसलमानों का ही सौदा कर दिया। ऐसे भी दाढ़ी टोपी वाले आपकी गोवंडी की गलियों में घूम रहे हैं, उनको पहचानिए, उनके मुंह मत लगिए, उनको जवाब मत दीजिए, उनको सिर्फ और सिर्फ जवाब सिर्फ एक चीज से दीजिए, आपके वोटों से। अगर आप वोट सही जगह करेंगे मेरे भाइयों तो आपकी फलाह होगी। अब आज हमारे स्टेज के ऊपर आप देखेंगे एससी समाज के एमडी डॉक्टर आकर बैठे हुए हैं, वकील आकर बैठे हुए हैं। आप कोई भी यहां से वहां तक मजमे में खड़े हो जाए और बता दे किसी का गुटखे का धंधा है, बता सकता है कोई? इस स्टेज पर कोई गुटखे वाला बैठा है? एमडी, कोको, ये सब तो बहुत दूर की बात है। लेकिन मैं फिर से कहता हूं, शायद मेरे कहने के बाद कुछ नेताओं को स्टेज पर आना बंद कर दिया जाए समाजवादी पार्टी में। आप गौर कीजिएगा, पुराने वीडियोस उठाकर देखिए, गुटखा बेचने वाले सबसे अगली सफ में बैठे होते हैं। मैं पूछता हूं समाजवादी पार्टी से कि गुटखा को आप नशा नहीं समझते हैं, जबकि गुटखा सबसे ज्यादा इस वक्त गोवंडी के अंदर कैंसर पैदा कर रहा है। यकीन ना हो तो टाटा हॉस्पिटल में चले जाइए, जिंदगियों की कोई कीमत, कोई वैल्यू नहीं है। किसी का चेहरा यहां से फटा हुआ है, किसी की बीवी बिलक रही है, किसी के बच्चे कहीं पैर पकड़ रहे हैं, किसी की मां कहीं रो रही है, और ये गुटखा बेचने वाले धड़ाधड़ घर पे घर खरीदे चले जा रहे हैं। आपका दिल नहीं दुखता इन बातों के लिए? क्या आप जिम्मेदार नहीं है सवाल पूछने के लिए एमएलए साहब को कि गुटखा बेचने वालों को आप इतनी इज्जत क्यों देते हैं? मैं बताता हूं क्यों देते हैं। ये स्टेज जो लगा 40-45 हजार रुपए खर्च हुए होंगे। ये खर्च सोहेल भाई सुबह उठकर काम पर जाते हैं, तबरेज भाई दुकान पर जाते हैं, इरफान भाई काम करने जाते हैं, मैं 2 बजे से लेकर 6 बजे तक पढ़ाया हूं, पढ़ाने के बाद घर जाकर वापस यहां पर आया हूं। हम लोगों के पास हलाल रिस्क है, हलाल पैसे से कमाते हैं, और वही पैसे थोड़े थोड़े करके, और आप लोगों में से, अवाम में से बैठे हुए कई ऐसे गयूर और हमारे हेल्प करने वाले लोग हैं जो 1500 रुपए देते तब हम प्रोग्राम कर पाते। और गुटखा बेचने वालों को इसलिए रखा जाता है कि वो बैनर लगाएंगे, ऐसे प्रोग्राम करेंगे साहब का। समझना पड़ेगा आपको, जो चाचा है वही भतीजा है, और देश का चौकीदार चोर तो है, हमारा चौकीदार बड़ा चोर है।
डिबेट पर खुला चैलेंज, डेवलपमेंट पर खुला चैलेंज करता हूं कि आइए, आप नहीं आ सकते हैं, किसी अच्छे इंसान को भेजिए, किसको भी उठाकर भेज देते हैं, अंड शंड बातें करते हैं वो लोग, मेरा वक्त 1.5 घंटा जाया कर देते हैं। किसी अच्छे इंसान को भेजिए, डेवलपमेंट पर डिबेट होगा। ये जो आप घर बना रहे हैं ना, 2 माला 3 माला 4 माला, इसको कहते हैं भाई आया तो डेवलपमेंट हो गया, बिल्डिंग बन गई, भाई आए तो फ्रीवे बन गया, अरे भाई आए तो तिलक नगर स्टेशन बन गया, भाई आ गए तो ये बन गया, भाई आ गए तो वो बन गया। आज भी गोवंडी 2009 में जब भाई आए थे, आप डेटा निकालिएगा, एवरेज लाइफ उस वक्त 46 थी। कितनी थी? 46 ईयर। तो एक आदमी 46 साल एवरेज लाइफ जीता है, कम थी मुंबई में सबसे, लेकिन पिछले 15-16 सालों में कितनी हो गई? 39 साल। ये डेवलपमेंट है आपका? इसको आप डेवलपमेंट कहते हैं? बिल्डिंगें, काम गिनाने वाला एक बंदा था, मैं तकरीर नहीं करना चाह रहा हूं, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अगर आप नहीं समझेंगे आज, अगर आज आपने मौका नहीं दिया मजलिस को, आज आपने आपके बीच के ईमानदार और दयानतदार लोगों को मौका नहीं दिया, तो कल आपके बच्चे आपसे सवाल पूछेंगे, याद रखिएगा। जगह जगह स्टेज लगाकर क्या बखान बता रहे हैं? स्कूल की बिल्डिंग बन गई, स्कूल की बिल्डिंग बन गई। ये जो स्कूल बन रहा है ना, इसका आप वर्क ऑर्डर निकालिए, कब बनना था, कब खुलना था, जानबूझ के डिले किया जाता है। जबकि ये काम, स्कूल बनाना एमएलए का काम नहीं है, बीएमसी स्कूल है ना। बाथरूम बनाना एमएलए का काम नहीं है, किसका काम है? वो कॉरपोरेटर का, बीएमसी का काम है। ये क्या करते हैं? ऑफिसर्स के साथ साठगांठ होती है। साठगांठ क्यों होती है थोड़ी देर में मैं बताऊंगा। ऑफिसर से इनका क्या रिश्ता है, ये रिश्ता इनका क्या कहलाता है। ये स्कूल जब बनने वाली होती तो ये जाते हैं ऑफिसर्स के पास, कभी बनेगी? अभी बनेगी, 1 साल रुका दो, इलेक्शन करीब आएगा, नारियल फोड़ूंगा, उसकी क्रेडिट लूंगा, फिर लोगों को बताऊंगा इलेक्शन के बाद, देखो हमने स्कूल बना दिया। लेकिन बाखुदा बता रहा हूं, इसी जगह पर आपके कॉरपोरेटर साहब, नहीं कॉरपोरेटर साहब कहां से हो गए? आपको पता है आपके कॉरपोरेटर का नाम क्या है? कितने लोगों को पता है वार्ड नंबर 138 के कॉरपोरेटर का नाम क्या है? इरफान भाई? अरे वो तो मामा है कॉरपोरेटर के, वो कॉरपोरेटर नहीं है, समझिए खेला। कॉरपोरेटर भांजी साहब है उनकी, जिनको आपने कभी पिछले 5 सालों में देखा नहीं होगा। ये वो कॉरपोरेटर्स हैं बेचारे जिनको मैं सलाम करता हूं, नकाब में रहकर वो इलेक्शन लड़ी, लेकिन पिछले 5 सालों में घर के ही बंदों का जो कॉरपोरेटर बनी, उनका किस तरह से हक मारा जाता है देखिए। उनको बाहर नहीं निकलने दिया, क्योंकि अगर वो बाहर निकलेंगे, लोगों से मिलेंगे तो नेता बन जाएंगे। घर में बैठो, मैं कॉरपोरेटर हूं, जनता को गुमराह किया, ऑफिसर्स को गुमराह किया, हर किसी को गुमराह किया, मैं कॉरपोरेटर हूं, मैं कॉरपोरेटर हूं। जबकि कॉरपोरेशन जो है वो संवैधानिक पोस्ट है, इसका गलत इस्तेमाल किया गया, घर में कॉरपोरेटर का हक मार दिया गया। अब देखिए, गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं मैं? तो वो जो लोग अपने रिश्तेदारों का, जो एक संवैधानिक पद पर जीत कर आए हैं, उनका हक मार रहे हैं, तो आपका हक मारने में 1 इंच भी, 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोचते। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? अब आप मेरे को एक बात बताइए, चलिए मैंने मान लिया, मैं नाम इसलिए लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, इरफान भाई कॉरपोरेटर हैं। मैं पूछता हूं, इरफान भाई ने बहुत बखान बतियाया एमएलए इलेक्शन में भी, और यही स्टेज लगाकर बोले हम ये वाला स्कूल बना दिए, हम वो वाला स्कूल बना दिए, हम इतना अच्छा स्कूल बना दिए। अच्छा स्कूल बनाए ना, तो अपने घर के कितने बच्चों को उस स्कूल में डाला? पूछो, क्यों नहीं डाला? अरे अच्छा था ना, अच्छा था कि नहीं? नहीं डाला। मैंने अपने बच्चों को डाला, और मैं जाता हूं स्कूल में,
ये स्कूल की बिल्डिंगें बाहर से बड़ी अच्छी दिखती हैं, लेकिन आप अंदर जाकर देखिएगा तो गंदगी बेहिसाब दिखेंगी आपको। उसमें आने वाले 27 आइटम, उन आइटमों की चोरी नजर आएगी आपको। बच्चे बेतहाशा यहां वहां से वहां भागते हुए नजर आएंगे आपको। ये स्कूल इसी वार्ड में आता है, बीएमसी स्कूल। हाईवे पर स्कूल छूटती है, आप देखते हो 12 बजे हाईवे चलता रहता है, 12:30 बजे बेचारे बच्चे इस रोड से उस रोड, उस रोड से इस रोड। अभी एमएलए साहब जो है और हमारे कारपोरेटर साहब इंतजार कर रहे हैं कि कोई हादसा हो जाए तो हम अपनी राजनीति को सेकने के लिए वहां चले जाएंगे घर पे और खड़े हो जाएंगे और धरना दे देंगे। क्यों इंतजार कर रहे हैं आप बनाइए ना फुटपाथ, वहां पर एक ब्रिज बनाइए या अंडरग्राउंड ब्रिज बनाइए ताकि बच्चे जा सके। नहीं बनाएंगे। स्कूल अच्छा बनाया, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, बोलिए आप। फिर उन्होंने बताया कि हमने बाथरूम बनाया। मैं कहता हूं बाथरूम बनाया नहीं, बेवकूफ बनाया। और संडास घोटाला जो मैं बार बार बोलता हूं, किस लिए बोलता हूं मैं आपको समझाता हूं 2 मिनट में, ये बात भी समझ लें आप। एक बाथरूम बनी, लॉट 11 आया। लॉट 11 के अंदर हर प्लॉट के लिए बाथरूम नहीं था। उस पॉलिसी के अंदर लिखा हुआ था, सुनिए, उस पॉलिसी के अंदर लिखा हुआ था कि जिस प्लॉट में हर एक कॉर्पोरेटर को बुलाया बोला गया कि आप जाइए, आपके इलाके में जिस प्लॉट में सबसे ज्यादा जरूरत हो उस प्लॉट के अंदर एक लॉट 11 का बाथरूम बनाया जाएगा, जिसकी लागत करोड़ों रुपए होंगी। जैसे ही करोड़ों रुपए सुने, आपके कारपोरेटर साहब और एमएलए साहब के कान खड़े। अब कमाई करोड़ मतलब 28 लाख अपना, 28% अपना। तो 28% के हिसाब से अगर मैं एक बाथरूम बनाऊंगा तो 28 लाख मिलेगा। 9-10 पास करवा देते हैं और ऑफिसर्स को मिला क्या, ऑफिसर्स को भी पैसे मिले उसमें करप्शन के। सब ने कद्दू काटा और मिलके बैठ के खाया उसको और लॉट 11 के बाथरूम बना दिए। चलिए मैं आपको मान लेता हूं आपने बाथरूम बनाया, अच्छा किया, बना दिया। कोई भी प्लॉट का बाथरूम चालू है क्या? 138 में इसी वार्ड के अंदर सोहेल भैया को मैंने भेजा। मैंने कहा जाइए जितने बाथरूम बंदे, खाली फोटो और वीडियो बनाइए, गूगल मैप पर जाकर डेट और टाइम के साथ बनाइए, ताकि जब ये हमारे ऊपर सवाल करें तो हम इनको बताएं। और सोहेल भाई बताओ कितने बाथरूम बनते? 15 बाथरूम बनते। 15 बाथरूम बनते। 15 × 28 लाख सब माल ग्रुप। क्या हो गया? इतने पे भी नहीं रुके कॉर्पोरेटर साहब और एमएलए साहब, इतने पे भी नहीं रुके मेरे भाई। अब उस बाथरूम को लोकल जो संस्थाएं हैं उनको हैंडओवर कर देना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उन्होंने क्या किया, अपने पार्टी के ही अट्टे चट्टे बट्टे इन लोगों को जो कोई काम नहीं करते हैं, दिन रात खाली घूमते फिरते रहते हैं, उनके पेट्रोल के पैसे कहां से आते हैं, उनका घर कैसे चलता, सवाल पूछेंगे तो आपको गालियां भी देंगे। वो अभी मुझे गालियां दे रहे होंगे मन ही मन में। उनको दे दिया चलाने के लिए। अब उसने क्या किया, बेचारे किसी एक गरीब को, आपके वार्ड नंबर 138 में एक बिहार का गरीब आदमी आया छोटे छोटे बच्चों को लाल लेकर। उसमें सिर्फ उसके पास रिहाइश का इंतजाम नहीं था, इसलिए उसने उस बाथरूम को अपने हैंडओवर ले लिया। उस बाथरूम पे काम करने के लिए बैठ गया। अब पीछे का बाथरूम खुला है। आपको पता है इस रोड के मालिक है वो। जब हम प्रोग्राम करने जाते हैं तो ये कॉर्पोरेटर्स लाइट कटवाते हैं। जब हम प्रोग्राम करने जाते हैं तो पुलिस स्टेशन में फोन करके बोलते हैं इधर मत होने दो, उधर मत होने दो। ये सब रोड के भी मालिक हैं, प्लॉट के भी मालिक हैं, लेकिन बाथरूम के भी मालिक हैं, लेकिन बाथरूम से पैसा कमा रहे हैं। जब मेरे जैसा एक सर्वसाधारण व्यक्ति एक बाथरूम में लाइव वीडियो लेकर घुसता है, 1055 बोतलें कॉरेक्स की निकलती है, तो एमएलए साहब भी गायब और आपके कॉर्पोरेटर भी गायब। मैं बोल रहा हूं ये धंधा उनका ही है। यकीन नहीं होता ना तो आप इनको जिताइए मत। एक
कॉर्पोरेटर मत जिताइए, उसके बाद एमएलए को हरा दीजिए, गोवंडी में अपने आप नशे का धंधा बंद हो जाएगा। क्योंकि नशे का धंधा भी 2009 के बाद बढ़ा है, और उसके बाद जब उनके कॉर्पोरेटर जीत के आए तो बाथरूमों का इस्तेमाल अपने माल को रखने के लिए किया गया। किसी बाथरूम के अंदर मैंने नहीं पकड़ा, एक तो मैंने पकड़ा, लेकिन आपको पता होगा वार्ड नंबर 137 के अंदर अब एक नगर सेवक जो भाग गए, दूसरे की गोद में बैठ गए, इनके ही थे, और इनके ही एक नगर सेवक के प्लॉट में जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं, क्या निकलता है? हाँ, अबे हयात, गुटखा निकलता है भैया, गुटखा, है ना। फिर हम बोलते हैं कि ये कर रहे हैं, मानते नहीं है। अब पार्टी छोड़ दिए तो वो भी चिल्ला रहे हैं, क्या चिल्ला रहे हैं? कायदे मिल्लत, फायदे मिल्लत। अब समझिए, उनको भी थोड़ा सा लपेट लूं। जब तक फायदा मिला, फायदे मिल्लत फुफ्फा थे, फायदा खत्म, ये भी बोलने लगे कि कायदे मिल्लत, फायदे मिल्लत, और अबू हाशिम आदमी कितने गलत काम कर रहे हैं। बाखुदा बता रहा हूं, अगर इनको फायदा मिलना बंद हो जाए तो ये भी वही कहेंगे जो हम कह रहे हैं। तो हम जो कह रहे हैं वो आप मान लीजिए ना, क्यों इंतजार कर रहे हैं कि आपके बच्चों का भविष्य खराब हो जाए? मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मानेंगे कि नहीं मानेंगे? और करप्शन बताता हूं साहब का मैं। 2009 में साहब है या ना? 2010 में एक एसआरए का सर्वे आया, पता है आपको? इटको बिल्डर, वही इटको बिल्डर किसका था? इनके बिल्कुल करीबी का, है ना। बिल्डर कौन था? इनके बिल्कुल करीबी था। इन्होंने क्या कराया? जबरन अब एक नगर सेवक बना, फिर वो नगर सेवक से हटा, फिर वो एमपी इलेक्शन लड़ा, फिर एमएलए इलेक्शन लड़ा, फिर इन्हीं की गोद में जाके बैठ गया। ऐसे आदमियों का इस्तेमाल किया गया, आपके दरवाजे पे भेजा गया, जबरदस्ती राशन कार्ड और आधार कार्ड लेकर इस्तेमाल किया गया, और इटको बिल्डर ने क्या किया? सर्वे किया। और उसके बाद आपके यहां डेवलपमेंट क्यों नहीं किया गया? क्योंकि ये एसआरए के प्रोजेक्ट बेच दिए जाए। और आज आपको पता होगा कि रमन मामा नगर, जाकिर हुसैन नगर, उमर खाड़ी का कई इलाका, अभी हमारे रफीक नगर, बाबा नगर और शांति नगर की बारी है। ये सारे इलाके एसआरए को साहब ने क्या किया? बेच दिया। क्या किया? बेच दिया। सिर्फ आपके बच्चों को नशा नहीं दिया, सिर्फ आपके बच्चों से तालीम नहीं छीनी, सिर्फ आपके गाड़ी कमाई से बनाए हुए घर पे कमीशन नहीं वसूला, सिर्फ आपके बच्चों को क्रिमिनल नहीं बनाया, उन्होंने आपको बेघर करने का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। और आने वाले कुछ ही समय में, कुछ वक्त के बाद आपको इस बात का एहसास होगा कि मैंने कुछ यहां पर आकर कहा और वो बात सच थी। बताइए अगर मैं कुछ झूठ कह रहा हूं तो। अरे अवेंटा साइड बिल्डिंग बन जाने को आप डेवलपमेंट कहते हो, खड़े रह के बोलते हो ये क्या डेवलपमेंट है? बिल्डिंग के बन जाने को डेवलपमेंट नहीं कहा जाता, कंक्रीट चीजों के बन जाने को डेवलपमेंट नहीं कहा जाता, डेवलपमेंट एज होल करना पड़ता है। मैं एमए इकोनॉमिक्स में इसीलिए किया आसिम साहब कि आप इकोनॉमिकली बेवकूफ ना बनाएं। फिर मैंने पॉलिटिकल साइंस में फिर एमए किया, जरूरत नहीं थी, क्योंकि आप पॉलिटिकली बेवकूफ ना बनाएं। फिर अपने आप से उठाकर, उनके पास पैसे हैं, उठाकर लव लेटर भेजने शुरू कर दिए इनके वकीलों के द्वारा, झूठे झूठे केस में फंसाने की साजिशें और कोशिशें करने लगे। एलएलबी भी कर लिया। अब जो करेंगे वो पढ़ते जाएंगे, क्योंकि हम पढ़ने वाली कौम है और आगे बढ़ने वाली कौम है। इंशाअल्लाह गोवंडी का हर बच्चा पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा, इनके झांसे में नहीं आएगा। बोलो बच्चों, पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? मैं अपने तमाम नौजवानों से और बच्चों से एक वादा लेना चाहता हूं आज। जो लोग गुटखा खाते हैं, और बुजुर्गों से भी वादा लेना चाहता हूं, जो लोग पान बीड़ी सिगरेट गुटखा खाते हैं, बच्चों से, जो 18 साल के नीचे के बच्चे हैं, अल्लाह के वास्ते कोई भी उनको पान की दुकान पर गुटखा लेने, बीड़ी लेने, सिगरेट लेने, तंबाकू लेने, खैनी लेने नहीं भेजेगा। वादा करो आप नहीं भेजोगे। मतलब जिन लोगों ने वादा नहीं किया वो भेजने वाले।
हाथ उठाकर वादा कीजिए माशाल्लाह, क्योंकि आप हैं, पहले गुटखे की दुकान पर बेचते हैं, पान बीड़ी की दुकान पर बेचते हैं, बच्चा पीता और वहीं से लत लगती। मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते इस नस्ल को बर्बाद मत कीजिए। ये आरएसएस और यहूदियों का एक बड़ा चाल है कि आपकी नस्लों को बर्बाद कर दिया जाए दो तरीके से, और दोनों तीनों तरीके जो है गोवंडी के अंदर नजर आती है, लेकिन हमारे एमएलए साहब खामोश है। एक तो नशा बेहिसाब है, दूसरा रातों को देर तक जागना। होटल वाले मेरे भाइयों, आपसे मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं खुला बोलकर जाता हूं कि अगर मैं एमएलए बन गया होता तो 11:30 से 12 बजे सारे होटल बंद होते, खाली टेक अवे घर ले जाकर खाइए चालू रखते, कोई भूखा नहीं सोता। क्योंकि गोवंडी की तमाम नौजवान नस्ल होटलों के बाहर रात को 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, मैं भी जाग लेता हूं, देख लेता हूं, मैं भी 3-3 बजे तक जाग रही है। उसके बाद ना कॉलेज जा रहे हैं ना काम कर रहे हैं, नस्लें बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। ये काम भी एमएलए साहब का है, समाज सुधारने का भी काम एमएलए साहब का है। बहुत सारे मुद्दे हैं दोस्तों, बहुत सारे मुद्दे। एक बालवाड़ी का मुद्दा लेता हूं मैं आपको, आपके कारपोरेटर साहब को समझता भी नहीं होगा बालवाड़ी। हाँ, पीछे से आवाज आ रही, खाली कॉर्पोरेटर साहब को माल भारी समझता, बालवाड़ी नहीं समझता। तो जिनको बालवाड़ी नहीं समझती, जिनको माल भारी समझती, उनका काम भारी भी जनता ही करने वाली है। करेंगे कि नहीं करेंगे आप? आपके वार्ड नंबर 138 में पता लगाइए कितनी बालवाड़ी है। मेरे पास आरटीआई के पूरे कागजात रखे हुए हैं, जिसको भी चाहिए आइए, आप हमारे ऑफिस पर आइए, मैं आपको बताता हूं। एक तो 4, 6, 8 प्लॉट के बीच में एक भी बालवाड़ी नहीं है। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? लेकिन हर बाथरूम के बाहर आपको नशा करने वाले मिल जाएंगे, बालवाड़ी नहीं मिलेगी। पढ़ाई से दूर कर दिया। और बालवाड़ी के अंदर प्रेग्नेंट औरतों के लिए बहुत सारे पाउडर्स आते हैं, बेसन आता है, चना आता है, बच्चों के लिए क्रिकेट बैट आती है, फुटबॉल्स आते हैं, उनको एंगेज करने के लिए तरह तरह के प्लेइंग किट्स आती हैं। किसी बच्चे को जो अपने बालवाड़ी में बेचता मिलता है क्या? महीने में एक बार बुला के 2 पैकेट चना देते हैं। ये पैसा जाता कहां है? ये पैसा जाता कहां है पूछिए। इसमें भी आपके कारपोरेटर साहब का कट है। कहां कहां गिनाऊं मैं? इसी जगह पर 2017 में आके क्या बोले थे? मैं आपको कैंडिडेट दे रहा हूं, आपके गांव का दे रहा हूं, और ये कसम खा रहा हूं काबे की तरफ हाथ रख के कि अगर ये घर का पैसा लेगा तो मैं सुअर का गोश्त खाया। कहा था कि नहीं कहा था? बोलो। अरे वो नहीं ले रहा है, उसने चमचे रखे हुआ है घरों के पैसे लेने के लिए। आप देखते होंगे, आपके सामने जो मोबाइल की दुकान चलाते थे, 6 घर खरीद लिए। आपके सामने जो अपना नाम 2 भाषा में नहीं लिख सकता है, वो बुलेट लेके घूम रहा है, एक फ्लैट का मालिक हो गया। कहां से आ रहा पैसा? खिचड़ी को डाला। लॉकडाउन के अंदर आपको खिचड़ी का आया था, एक आदमी के खिचड़ी के 26 से 33 रुपए, 35 रुपए दिए जा रहे थे। 43 रुपए दिए जा रहे थे। लॉकडाउन, हम ये सोच रहे हैं कि या अल्लाह कल हम बचेंगे नहीं बचेंगे। अल्लाह मुझे, मेरे घर वालों को, मेरे पड़ोसी को, उम्मत मुस्लिमा को, हिंदुस्तान के तमाम रहवासियों को अल्लाह अच्छा रख। ये नहीं कर रहे थे, ये सोच रहे थे अल्लाह कोई तो भी बीएमसी का नया स्कीम भेज दे जिसको बेच के घर खा लें। 45 रुपए एक आदमी के पीछे खिचड़ी का आया। आपको खिचड़ियां खिलाई गई, आपने अपनी माथे की आंखों से देखा वो खिचड़ियां कहां पड़ी हुई थी? कचर कुंडी के अंदर। क्यों? क्योंकि 12 रुपए में वो खिचड़ी तैयार की जा रही थी और उसके अंदर के 33 रुपए जेब के अंदर। और एक भटियारा कितना अमीर हो गया, आपने अपनी माथे की आंखों से देखा। देखा कि नहीं देखा? वो आपके पैसे हैं, मेरे पीछे पड़ जाएंगे भी ये लोग। कुछ मिलता नहीं है, ये पता नहीं क्या क्या ढूंढते रहते कि अतीक को फंसा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह महीने का 18 से 20 हजार रुपया कमाते हैं, पढ़ा के कमाते हैं, इनके बच्चों को भी पढ़ाते हैं। अल्लाह का एहसान है। तो मेरे भाइयों,
2 मिनट बच गया। कायदे और कानून का पालन करते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको फिर बांटने आएंगे, सुल्तानपुर के नाम पर वर्गलाएंगे। अल्लाह की कसम बता रहा हूं, सुल्तानपुर से याद आया कि सुल्तानपुर वालों का वोट लिया, ठग दिया उनको, सुल्तानपुर वालों को। मेरी बात को जरा गौर से सुनो, सुल्तानपुर वालों का वोट लिया और दस्तक वस्ती किसको दे दी संभालने के लिए? स्कूटर वाले को। एसी की दुकान बंद, दस्तक वस्ती के पैसे चालू। गार्डन के अंदर 2-2, 3-3 सिपाही रखे गए हैं, एक एक सिपाही की 18-18 हजार रुपया पगार, 16-16 हजार रुपया पगार। आप बताइए आपके गार्डन में कोई आपको सिपाही नजर आता है? वो एसी की दुकान बंद करके कैसे घर चल रहा? ऐसे चल रहा, एसी की ऐसी की तैसी, करोड़पति बन रहे हैं। तो यही लोग आपको आके वर्गलाएंगे। सुल्तानपुर वालों का कोई भला नहीं हुआ। और मैं फिर आपके सामने कहता हूं कि मुझे सुल्तानपुर, आजमगढ़, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश, गोंडा बस्ती, बिहार, कर्नाटक, बंगाल, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ही चीज से फर्क पड़ता है कि आप मेरे कलमा गो भाई हो। अगर आपको कोई सताएगा, आपका हक मारेगा, तो अतीक खान आपसे पूछने नहीं आएगा, आकर खड़ा हो जाएगा और आंखों में आंखें डालकर, चाहे वो इरफान खान हो, चाहे वो फहद आजमी हो, चाहे अबू हाशिम आजमी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, उनके पप्पा अमित शाह हो या मोदी जी हो, आंखों में आंखें डालकर बोलेगा कि ये मेरे कलमा गो भाई का हक है, इसको मारो मत, वरना मैं अपने कलमा गो भाइयों को एक नारे पर इतना मुत्तहिद करूंगा, इत्तेहाद पैदा करूंगा। और वो नारा है, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। इसी नारे पर मुत्तहिद रहिए। मुत्तहिदा तौर पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट कीजिए और अपने हक को बचाइए। जज़ाकल्लाहु खैरा। जय भीम, जय भीम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।